हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर सीटेट का सीटीपी का क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। इसमें बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आसानी से आप देख सकते हैं। तो आपका जो मेरा जो वीडियो है इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जा रहा है कि ये बिना बकवास का वीडियो है। इसमें सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और उसके आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। दुनियादारी इधर उधर की बातें इसमें नहीं हैं। अदर वीडियो में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो 24 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। ये 24 दिसंबर 2021 का सीटेट का सीटीपी का क्वेश्चन है। आज इसमें जो 300 क्वेश्चन था 1 नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो आज हम देखेंगे। पहला है हमारा विकास के विषय में सही व्यक्तित्व चुनिए। पहला, विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। दूसरा, विकास परिवर्तनीय है। तीसरा, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। चौथा, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो विकास क्या है? विकास जो है हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से विकास होता है। हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है, विकास होता है। तो विकास क्या है? हमें आज हम सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, कल केवीएस का तैयारी करेंगे, तो क्या है? हमारे चेंज आ रहा है, हमारे परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन 2, विकास परिवर्तनीय है। ऑप्शन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रित कर पाते हैं? पहला, अधोगामी सिद्धांत। दूसरा, शीर्षगामी सिद्धांत। तीसरा, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। चौथा, पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। तो क्या है क्वेश्चन है हमारा? बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो अधोगामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चा जो है पहले अपने पास के बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने दूर के बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है हमारा अधोगामी सिद्धांत है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक लक्षण, आँखों का रंग, ऊंचाई, बाल का रंग, ये किस पर निर्भर करता है? पहला, मुख्यतः पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होता है। दूसरा, वंशागत होता है। तीसरा, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होता है। चौथा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो शारीरिक लक्षण जो है आँखों का रंग, ऊंचाई, बाल, ये सब क्या होता है? हमारे आनुवांशिकता से हमें मिलता है। वो सब आनुवांशिकता से प्राप्त होता है। हमारे माता पिता जैसा रहते हैं वो इससे ही हमारे भी आँखों का रंग होता है, बाल होता है, ऊंचाई होता है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? विद्यालय, जनसंचार, धर्म, परिवार। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने आसपास अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, ये सब को देखता है, अपने परिवार को देखता है, तो वो उसका पहला संस्था हो जाता है। तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या का समाधान कर पाता है। उसी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्या समाधान कर पाता है। तो ये संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो हो जाएगा मूर्त, मतलब कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्या का समाधान कर सकता है। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक जो है जो सामने है उसके बारे में चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है
तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिसके पंख हैं उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसे एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ दिखा और स्तनधारी कहने की वजह वो पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पहला समावेशन, दूसरा समायोजन, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा संरक्षण। तो ये जो बच्चा है वो विचार बना लिया है कि उसके जितने भी उड़ने वाले चीज़ होते हैं वो क्या होता है? पंछी होता है, वर्ड होता है। तो ये उसका जो है समायोजन है, समावेशन है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की? पहला लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा लेव वाइगोस्की, तीसरा जोरम ब्रूनर, तीसरा जीन पियाजे। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र जो हैं वो किसने प्रतिपादित की थी? वो ये जो प्रतिपादित की थी वह लेव वाइगोस्की ने की थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे के लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? पहला, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत को अनुभव कर पाने पर जोर देता है, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक। तो जीन पियाजे जो है स्वतंत्र प्रयास को जगत का अनुभव करने पर जोर देते हैं, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने को कहते हैं। और ये जो है वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास को महत्व देते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरा, पियाजे बच्चे को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुक्त वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। तीसरा, पियाजे भाषा को बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। चौथा, पियाजे के अनुसार बच्चे मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रितता का घोतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। और क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन जो है वो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो सामाजिक अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, चौथा दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास। इसको लगता है कि मैं अगर अच्छा ईमानदार होंगी तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। इस स्टेज में जो होता है 10 से 13 साल का जो एज होता है इसमें बच्चे अपने तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में क्या मददगार होता है? पहला, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। दूसरा, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना। तीसरा, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना। चौथा, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए
उत्तेजित करना। तो इसका जो है माहौल निर्मित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो मददगार होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। इसमें जो टोटल स्टूडेंट है सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? पहला, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा में अधिगम का आकलन। दूसरा, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल। तीसरा, पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। चौथा, बाह्य उत्प्रेरक का बार बार इस्तेमाल। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव होना चाहिए। तो इसमें कौन सी विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। जो हमारा कैरिकुलम है और जो हमारा असेसमेंट है उन दोनों हमारा लचीलापन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है? पहला, शारीरिक गति संवेगिक बुद्धि। दूसरा, अंतःव्यक्ति बुद्धि। तीसरा, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। चौथा, संगीतीय बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय और संप्रदाय को पढ़ते समय मोनिका ने विद्यार्थी को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाएं। पहला, जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। तो पुरुष और महिला के बीच गैर पारंपरिक कार्य करते फ्लैश कार्ड दिखाती है। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा? तो ऑप्शन 2 इसमें जो है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? पहला, विशेषण। दूसरा, निरूपण। तीसरा, रचना। चौथा, प्रत्यास्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यास्मरण। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है और ये तीनों जो है विशेषण, निरूपण और रचना उच्च श्रेणी का चिंतन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? पहला, अधिगम के निम्न स्तर को मानव निर्धारित करने वाले परीक्षण। दूसरा, सततमकर्ता को आकलन आधार बनाने वाला परीक्षण। तीसरा, जेड स्कोर को आकलन आधार बनाने वाला परीक्षण। चौथा, यह परीक्षण को विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। तो ये मानदंड निर्देशित आकलन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाकलाप में समीपबद्धता वाले व्यक्तियों को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? पहला, मानसिक मंदित। दूसरा, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति। तीसरा, मानसिक विकलांग। चौथा, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, यही तरीका सही होगा।
बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ये सब बोलने में सही नहीं लगेगा। मानसिक मध्यता, बौद्धिक रूप से विकलांग, मानसिक विकलांग, ये सब कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। इसीलिए व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? पहला, विविधता को सराहना और महत्व देना। दूसरा, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधित बाधाओं को दूर करना। चौथा, श्रवण क्षमता वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय का प्रावधान। ये जो समावेशन के लिए अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, सब बच्चों के स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मबल बढ़ाना। तो सॉरी इसका सी नहीं, इसका जो आंसर होगा 4 होगा। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना, ये 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, सारा दिन पंखे के साथ अकेले खेलता है। राजन का व्यवहार निम्न में किस ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुविकार, स्वलीन क्रम विकार। तीसरा, गुणज वैकल्य। चौथा, गति समय वैकल्प। तो ये जो है हमारा, वो बच्चा जो है स्वलीन क्रम विकार है, वो अपनी बातों को न तो सुन पाता है, ना ही दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा पाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय वस्तु को पढ़ते समय बच्चे को हटाने, उल्टाने, लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? पहला, विमर्श वैकल्प। दूसरा, वाचन वैकल्प। तीसरा, गुणज वैकल्प। चौथा, उत्साह वैकल्प। तो पढ़ते समय शब्दों को हटाना, उलट कर लिखना, बदल कर लिखने में कठिनाई, तो ये तो डिस्लेक्सिया का लक्षण है, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाचन वैकल्प। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचने और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता का क्या कहलाती है? आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता। चौथा, सृजनात्मकता। तो निदान ढूंढना वो भी अनोखे तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा हमारा सृजनात्मकता कहलाएगा। अनोखे तरह से एक समस्या का अलग अलग समाधान जो निकालेगा वो क्रिएटिव कहलाएगा, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन जो होता है हमारा वो है, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जी और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्वेश से जोड़ते हुए पोषण का संप्रदाय सिखाता है। यह उपागम निम्न में किस पर आधारित है? पहला, शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर। दूसरा, पूर्ण वलन के सिद्धांत पर। तीसरा, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत पर। चौथा, ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछले बार की तरह असफल होगी और इसलिए उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे उसकी शिक्षिका को उसे मंद अपेक्षा ही है। इसे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकती? वह आलसी और बहाना बनाती रहती है। ये गलत है, वो आलसी नहीं है। अधिगम असाधारण का अनुभव कर रही है। वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। वह एक बेवकूफ़ निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको सही से समझाया नहीं जा रहा है मैथ, इसीलिए उसको दिक्कत हो रहा है। तो ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अवीर की कक्षा में बच्चे शिक्षण और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौती क्रियाकलाप में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी, दूसरा व्यक्तिगत संरचनावादी, तीसरा परंपरागत कक्षा, चौथा बहुभाषीय कक्षा। तो चुनौतीपूर्ण कार्य में भाग लेती है और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करती है। तो ये किस प्रकार का क्लास है? तो ये जो क्लास है हमारा वो है सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक संरचनावादी हमारा क्लास है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? पहला अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, तीसरा वैधन तथा बार बार अभ्यास, चौथा चर्चा आधारित कक्षाएं। तो 2020 में कौन सा प्रस्तावित हुआ है ये पूछ रहा है हमारा। तो दूसरा हुआ है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, दूसरा निगम परीक्षण, तीसरा स्मृति सहायक विधि, चौथा साधन लक्ष्य विशेषण। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, अनुरूपता। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकल्पनात्मक चिंतन नए संप्रदाय की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? पहला जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, दूसरा उपसंग्रह को हटाकर, तीसरा जानकारी को सामाजिक संदर्भ में पृथक करके, चौथा प्रति स्मरण पर अति बल देकर। तो संकल्पना चिंतन क्या होता है? जब हम अलग अलग तरीक़ों से एक चीज़ को सोच पाते तो वो हमारा संकल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकारी को संस्कृतित और सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली त्रुटियां किसी ओर संकेत करती है? पहला अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, दूसरा अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, तीसरा बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, चौथा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। तो ये जो त्रुटि होती है बच्चे से, जब वो कुछ सीखते हैं तभी तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस करे कि क्या महसूस कर रहा है। यह योग्यता क्या कहलाती? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका तदानुभूति। तदानुभूति के द्वारा वो ये बात को महसूस कर सकती है, एम्पैथी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफल पर हो, परिणाम अनिश्चित हो, परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा। पहला उबाऊ, दूसरा दुनिश्चितता, तीसरा क्रोध, चौथा शर्म। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में कौन सी तरीका अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? पहला, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर। दूसरा, मतों को अभिव्यक्ति करने के विविध विकल्प देकर। तीसरा, विकल्प के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर। चौथा, बच्चों को विविध तरीके से नामांकन करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, बच्चों को विविध तरीके से नामांकन करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।